नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, कश्मीर के अंदर बीते दिन में दाचिगाम की अगर बात करें तो एक लंबे समय तक मुठभेड़ चली सैनिकों और आतंकियों के बीच में, और वहीं 3 लश्कर के टॉप कमांडर जो हैं वो इस एनकाउंटर में मारे गए। और इसे कहीं ना कहीं इस बात से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें कहीं ना कहीं इनकी संलिप्तता थी, और ऐसे में इसे एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है भारतीय सैनिकों के लिए। फिलहाल इस पर क्या कुछ कहना है पन्नू कश्मीर चेयरपर्सन अजीत चौरांगू जी का, इनसे बातचीत करने पहुंचे हैं। सर, आप किस तरह से इस एनकाउंटर को देखते हैं? एक तरफ हमारी जम्मू कश्मीर सरकार या उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रशासन ये कहता है कि आतंकवाद मुक्त जो है जम्मू कश्मीर बनाना है, और ऐसे में पिछले कुछ महीनों में लगातार आतंकी हमले हुए। इस एनकाउंटर को लेकर और इस 3 आतंकियों के मारे जाने को लेकर आप इसे क्या सफलता का रूप दिखाते हैं, या फिर आप कहते हैं कि अभी लड़ाई बहुत लंबी है? देखिए, ये कहना कि जिन जो आतंकवादी अभी मारे गए हैं, ये कहना कि भाई ये कोई उपलब्धि नहीं है, वो ठीक नहीं होगा। और उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो पहलगाम का जो नरसंहार हुआ उसमें वो इन्वॉल्व थे किसी न किसी रूप में। तो अच्छी बात है, एक ऐसे मानवता के खिलाफ अपराध करने वाले आतंकवादियों का अगर संहार होता है तो ये तो अच्छी बात है, सब लोग इसको वेलकम करेंगे। लेकिन कुछ आतंकवादियों के मरने से आतंकवाद खत्म नहीं होगा। आतंकवाद की एक व्यवस्था है, आतंकवाद का एक तंत्र है, और आतंकवाद को पोषित करने वाली शक्तियां हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भी हैं और वो लोकल शक्तियां भी हैं। इसलिए मैं अभी नहीं समझता हूं कि अभी एक ऐसी परिस्थिति आ गई है जहां पे हम कहेंगे कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जीत चुके हैं। तो मैं ये कहता हूं कि भाई इतना ही है कि एक, जिसको आप कहें, निरंतरता के साथ आतंकवाद के हर एक आयाम को देख के, उसको समझ के और उसका निराकरण करने की प्रक्रिया से ही आतंकवाद खत्म होगा। अभी मुझे लगता है कि आतंकवाद के इस सारे बृहद स्वरूप को समझने की जहां तक बात है और उसके साथ फिर निराकरण करने के लिए अब एक कार्य प्रणाली बनाने की बात है, अभी मुझे लगता है कि सरकार इसमें अभी पीछे ही नहीं है, बहुत पीछे है। अब देख लीजिए, मैं सिर्फ एक बात कह के फिर अपनी बात को यहाँ पे विराम करता हूँ कि भाई ये मारे गए ये कौन थे? ये आतंकवादी थे या पाकिस्तान के स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस थे? क्योंकि अभी कल जो पार्लियामेंट में ये चला, डिबेट चला ऑपरेशन सिंदूर को लेके और उसके आयामों को लेके, तो वहां पे न्यू नॉर्मल के बिंदुओं के बारे में जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बात की तो उन्होंने कहा कि देयर आर नो प्रॉक्सी फोर्सेस। उसका मतलब ये है कि ये कोई किसी को चला नहीं रहा है, ये डायरेक्टली पाकिस्तान के फोर्सेस है। जो ये कल, चाहे लश्कर तोयबा के लोग थे, जैश मोहम्मद के लोग थे, जो ये मारे गए, ये कौन है? ये पाकिस्तान की व्यवस्था से भिन्न है, पाकिस्तान की आर्मी से अलग कोई एंटिटी है, या पाकिस्तान की आर्मी का ही एक्सटेंशन है? तो अगर ये पाकिस्तान की आर्मी का ही एक्सटेंशन है और पाकिस्तान के ऑपरेशन का ही एक एक्सटेंशन है, तो हमारे नॉमेनक्लेचर में जिस तरह से हम इनको बुलाएं उसमें तो एक परिवर्तन आना चाहिए। हम किन के साथ लड़ाई कर रहे हैं? कल की लड़ाई तो ये फिर पाकिस्तान के स्पेशल फोर्सेस से लड़ाई हुई, हमने ये बात क्यों नहीं कही? हम दोनों साइड से क्यों खड़े हैं? एक साइड से कहते हैं कि आतंकवाद अब कोई प्रॉक्सी नहीं है, ये पाकिस्तान करवा रहा है, और दूसरे साइड से हम ही कह रहे हैं कि एक स्टेबल पाकिस्तान और प्रॉस्परस पाकिस्तान हमारे हक में है। ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कल पार्लियामेंट में बयान दिया। तो ये अंतर्द्वंद है सोचने में, ये जो अंतर्द्वंद है कहने में, कि हम शिनाख्त नहीं कर पा रहे हैं अपने दुश्मन के स्वरूप को, और वो कहां से निकलता है, वो किस गर्भ में से निकलता है, उस बात को कहना नहीं चाहते हैं। उस प्रक्रिया से अभी हम निकले नहीं हैं।
आपको लगता है क्या जो सियासतदान हैं, जो सियासी पार्टियां हैं, अपनी अपनी पार्टी का, अपनी अपनी लीडरशिप का वर्चस्व दिखाने के लिए इन बातों पर मतलब गंभीरता से बात नहीं कर पा रही है, या इन बातों पर चर्चा नहीं करती है, या अपनी कमियों को आगे जो है वो नहीं लेकर आती है? सिर्फ इस बात पर जोर दिया जाता है कि उस समय इतना प्रतिशत था, इस समय इतना प्रतिशत आतंकवाद खत्म हो गया है। क्या लगता है आपको इस बारे में? देखिए, ये एक दुर्भाग्य की बात है कि आतंकवाद को लेके और देश के सामने जो सुरक्षा की चुनौतियां हैं उसको लेके हमारी कंट्री में एक बाईपार्टिजन कंसेंसस होना चाहिए था। पॉलिटिकल पार्टीज और रूलिंग पार्टी के बीच में कम से कम वहां पे कोई द्वंद्व नहीं होना चाहिए था। लेकिन आपकी बात सही है कि एक प्रतिस्पर्धा है ये कहने की कि मेरे समय में आतंकवाद को हमने बेहतर तरीके से हैंडल किया और आपके समय में आतंकवाद के साथ कंप्रोमाइज हो रहा था। ये एक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया मैं सिर्फ रूलिंग पार्टी की तरफ से ही नहीं देख रहा हूं, ये मैं प्रक्रिया देख रहा हूं जो अपोजिशन में है उनकी तरफ से भी देख रहा हूं। उसके कारण एक निष्पक्ष रूप से जो बात होनी चाहिए और विश्लेषण होना चाहिए और जो निष्पक्ष रूप से एक विमर्श का निर्माण होना चाहिए आतंकवाद को लेके, वो नहीं हुआ है। कहने का प्रयत्न किया जा रहा है कि मेरे समय के में आतंकवाद कम था और तुम्हारे समय में आतंकवाद ज्यादा था। मेरे समय में जो हमने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की वो बेहतर थी और तुम्हारे समय में जो कार्रवाई हुई उस वक्त तुम कंप्रोमाइज कर रहे थे। और इस प्रतिस्पर्धा में जो विमर्श है और जो विश्लेषण है उसको बहुत ज्यादा चोट पहुंचती है। जैसे मैं आपको कहूं कि ये बात सत्य है कि आतंकवाद आतंकवादी गतिविधियों के साथ जो संबंधित आतंकवादी घटनाएं हैं वो हो सकता है इस साल में पिछले साल से कम हो, तो या 5 साल में अगर हम उनको देखें वो पिछले 5 साल से कम हो। क्या सिर्फ यही एक मापदंड है विमर्श का और विश्लेषण का? क्योंकि अगर इतना ही है कि आतंकवादी घटनाएं कितनी घटी हैं उसके आधार पे आप तय करोगे कि आतंकवाद की परिस्थिति क्या है, तो फिर आपको इस बात को का विमर्श भी करना है कि भाई 4 लोगों के साथ आपकी पूरी फौज 3 दिन 4 दिन एनकाउंटर कर रही है। जो वो 4 लोग हैं उनकी ट्रेनिंग कैसी है, वो किस तरह से आपके इतने बहुत बड़े फोर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो आतंकवादी घटनाओं का जो चरित्र है, एक एक महीने एनकाउंटर चलता है। जब कोई ग्रुप, चलो मान लीजिए सारे लोग नहीं, कुछ लोग उनमें ये उनमें उनकी ये आप कहिए कैपेबिलिटी है कि वो हमारे सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को महीनों महीनों तक इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो आप जब उसको कंपैरिजन करेंगे आप कहेंगे यार इस वक्त जो आतंकवादी गुट है इनकी तो मिलिटराइजेशन, इनकी ट्रेनिंग तो कमांडो ट्रेनिंग है। फिर आप देखेंगे कि जो पहले आपको आतंकवादी के साथ हो रहा था क्या वो इतने ही कमांडो ट्रेंड है कि ज्यादा थे। तो जब आप ये विश्लेषण करेंगे तो आपको परिस्थिति का आंकलन एक बेहतर होगा। तो आप सिर्फ एक रिडक्शनिस्ट मॉडल पे कि मेरे समय में कितने आतंकवादी पकड़े गए और आपके समय में कितने आतंकवादी पकड़े गए इसके आधार पे अगर आप निर्णय करोगे कि हालात ठीक हैं कि खराब हैं तो आप गलतियां करते रहोगे। सर, जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों की जहां बात होती है या आतंकवाद से जुड़ी कोई भी घटनाएं होती हैं, उसका कहीं ना कहीं एक पैरेलल साइड जब चलता है तो कश्मीरी पंडितों को लेकर, उनकी घर वापसी को लेकर भी समय समय पर सियासत होती है, बात होती है, उनके री एस्टेब्लिशमेंट को लेकर बात होती है। ये दोनों पहलू साथ साथ चलते हैं। अभी हाल ही में प्राइवेट मेंबर बिल जो है देश के उपराष्ट्र माफ कीजिएगा, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है वो पास करने की बात की गई। तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं इस बात को, इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? ये एक प्राइवेट मेंबर बिल है। अब इस बिल का जब हमने विश्लेषण किया, इतना मैं बिल्कुल संक्षेप में कहूंगा कि ये परिस्थिति को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, आतंकवाद के स्वरूप को रिकॉग्नाइज नहीं करता और आतंकवाद का जो लक्ष्य है और वो लक्ष्य है कि एक समाज का जिनोसाइड करना, जाति विध्वंस करना, उन दो बातों को नजरअंदाज करके एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना चाहता है कि जिस व्यवस्था में शायद कश्मीरी हिंदू वापस जा पाए। तो अगर आप मूलभूत परिस्थिति को नकार के आप एक जिसको आप नॉर्मेलिटी को क्रिएट करने की एक प्रक्रिया करोगे
तो वो आगे नहीं चलेगी। वो आगे अभी तक बार बार सरकार ने किसी न किसी तौर में इसे ही कहा है। देखिए, जिनोसाइड विक्टिम्स के लिए रेस्टोरेटिव जस्टिस का क्या मतलब है, या रिकंसिलिएशन आप किसके साथ करनी है, आतंकवादी के साथ रिकंसिलिएशन करनी है। तो हमारा जो मानना था कि बहुत ही अच्छा होता कि भारत सरकार, भारत के राजनीतिक दल, चाहे वो रूलिंग पार्टी में, वो ये इस बात को मानते कि वहां पे एक जाति विध्वंस, एक जिनोसाइड की प्रक्रिया हुई है और उस जिनोसाइड का निराकरण करना है, और अंतर्राष्ट्रीय मापदंड जो है और जो हमारी अपनी सोच भी है उसके आधार पे कानून का निर्माण करना चाहिए, जिस कानून के तहत आगे चल के हम जो लोग आतंकवादी गतिविधियों में और जो लोग जिनोसाइड के क्राइम में इन्वॉल्व हैं उस उनको आप पनिश कर सकें, और जो लोग उनके विक्टिम हैं उनको आप रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, उनको आप कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि भारत सरकार के लेवल पे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लेवल पे, और जो ये बिल भी है इसमें मूलभूत विषय को कहीं पे एड्रेस करने का प्रयत्न किया है। तो कभी कभी लगता है कि अगर आपका इंटेंशन ठीक भी, आपको लगता है कि कहीं ये पाखंड हो रहा है। जैसे जी कश्मीरी हिंदू को हमने एम्प्लॉयमेंट पैकेज दिया, एम्प्लॉयमेंट पैकेज थी नहीं, उसको वहां पे किसी की तरीके से उसके डेस्टिट्यूशन को इस्तेमाल करके वहां पे मुस्लिम तंत्र में वो किसी तरीके से जिंदा रहे, ताकि आप इस बात की उद्घोषणा करो कि सेकुलरिज्म की वापसी हुई है। ये एक विषय था, वो एम्प्लॉयमेंट पैकेज था ही नहीं है। अपने ही नागरिकों को होस्टेज रखने की प्रक्रिया, वो कहां पे जिनोसाइड की प्रक्रिया का निराकरण कर सकती है। मैं समझता हूं कि अभी भारत सरकार और भारत का राजनीतिक तंत्र, अपोजिशन पार्टियों के समेत, वो इस विषय को समझते नहीं है, और दुर्भाग्य की बात है कि जो जिनोसाइड की घटना कश्मीरी हिंदू के साथ घटी है वो फैल गई है। जो आपने मुर्शिदाबाद में देखा था वो जिनोसाइडल घटनाक्रम ही है। तो आपको ऐसी बहुत जगहों पे आतंकवादी या सांप्रदायिक घटनाओं का आपको लगेगा पुनरावृत्ति हो रही है, जो जिनका आप विश्लेषण करेंगे तो आपको लगेगा कि ये जिनोसाइड की मानसिकता से संबंधित वायलेंस है या प्रक्रिया है। चलिए, ये तो दर्शकों जाहिर सी बात है, कश्मीर के अंदर जहां एक तरफ आतंकवाद के साथ लड़ाई जो है वो लड़ी जा रही है, सिर्फ कश्मीर ही नहीं, जम्मू कश्मीर की पूरी स्तर पर अगर बात करें, क्योंकि जम्मू डिवीजन के अंदर भी पिछले काफी समय में आतंकी वारदातें हुई हैं, और दूसरी तरफ कश्मीरी पंडितों के उत्थान को लेकर बहुत सी बातों पर चर्चाएं मंथन होता है, लेकिन अभी भी जो जमीनी हकीकत है वो काफी अलग है, और उस तक पहुंचने के लिए भी अभी बहुत समय है। इस वीडियो को लेकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।